नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, कल हम बजट के बारे में पढ़ रहे थे। तो बजट से की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। कल हमने पढ़ा कि भारत का बजट कितना है, 2023 का बजट सरकार ने कितना पारित किया है, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण तथ्य थे। आज को उसी घाटा के बारे में पूछा है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, और बजट के बारे में जो उल्लेख दिया गया है तो संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से पढ़ ली। तो वो तो ठीक है। तो काफ़ी कल हमारा लंबा सेशन हो रहा था, तो इस वजह से हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में बांट दिया है। तो आज जितने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बची हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। और बजट देखो, एक बार पढ़ना है क्योंकि पूरे साल ही काम आना है। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो और पूरा का पूरा जितना भी सार है सब कुछ इसमें मिलने वाला है। कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार देखो और पूरा का पूरा बजट खत्म करो। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं बजट के बारे में। तो देखते हैं आगे जो बजट 2023 और 24 जो कुछ पॉइंट बचे थे। तो अगला एक पॉइंट क्या था इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो जो बचा हुआ सेशन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो, ईयर ऑफ मिलेट। तो ईयर ऑफ मिलेट, तो सन 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया। तो इस बार सरकार ने मिलेट्स जो है ना, आपका बाजरा वगैरह है, तो इसके रागी वगैरह, बाजरा रागी, तो मिलेट जो है ना, तो मिलेट के उत्पादन पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि मिलेट, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी जो उपभोग करने वाली चीजें उनमें मिलेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कि सरकार सोच रही है कि मिलेट को बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या हो सके कि दुनिया में खाना पूर्ति हो सके, मतलब खाने की पूर्ति हो सके, खाना पूर्ति ना हो, खाने की पूर्ति हो। ठीक है, तो इसलिए सन 2023 को सरकार ने क्या घोषित किया है, तो ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं हम कि सरकार ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं। तो एग्रीकल्चर, अब कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं हम कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या चीजें रही हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीटेक स्टार्टअप बनेंगे। तो सरकार ने बोला है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी संबंधित अधिक से अधिक यहाँ पर स्टार्टअप बनाए जाएंगे। तो एग्रीकल्चर जो कृषि है, तो कृषि के अंदर क्या लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी। तो कृषि को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए स्टार्टअप तैयार किए जा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि एग्रीटेक स्टार्टअप बनेंगे, जो कृषि में बात की गई है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्री क्रेडिट टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोन बांटने की बात हो रही है। तो एग्री क्रेडिट टारगेट दिया जाएगा, जिसका टारगेट रखा गया है 20 लाख करोड़, आपका 20 लाख करोड़। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत लोन दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्रेडिट दिया जाएगा। तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्या मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, लोन मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। और उसमें क्या है, 20 लाख करोड़ का इन्होंने बजट रखा है कि हम कृषि के क्षेत्र में क्या करेंगे, इनको क्रेडिट देंगे। अब क्रेडिट में क्या है कि पैसा लोन वगैरह दिया जाएगा, ऋण वगैरह दिया जाएगा, उसमें सरकार छूट भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, सब्सिडी उसमें दी जाएगी। तो किसानों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए, जो कृषि है, जैसे हम बात कर चुके ग्रीन ग्रोथ की बात भी कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, जो खेती है उसमें केमिकल्स का यूज कम हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार क्या टारगेट लेके आई है। तो यहाँ पर लोन वितरित किया जाएगा, और वो लोन कितना रहेगा, लगभग 20 लाख करोड़ का इन्होंने सैंक्शन किया है। तो इसके तहत ही किसानों को क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। आगे इन्होंने बात करी है कि 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। तो ये टारगेट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना, 10,000 यहाँ पर बायो इनपुट सेंटर भी खुलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बायोफ्यूल, बायोगैस की बात सरकार बहुत ज्यादा कर रही है। तो यहाँ पर बायो इनपुट सेंटर कितने खुलने की बात कर रही है, 10,000। तो ये जो टारगेट है इनको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि बताइए एग्रीटेक स्टार्टअप बनने जा रहे हैं, या एग्री क्रेडिट कितना है, या कितने आपके बायो जो इनपुट सेंटर है वो खुलेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना जो सरकार लेकर आई थी, पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो मछली पालन के क्षेत्र में, ठीक है, जो मछली पालन उसके क्षेत्र में, तो उसके लिए इन्होंने सैंक्शन किया है 6,000 करोड़। तो मछली पालन को, क्योंकि दुनिया की मांग है। देखो ऐसा ना कि गेहूं हर जगह तो खा नहीं सकता, इतना ज्यादा होता नहीं है कि पूरी दुनिया को खिलाया जा सके। मीट वगैरह, फल सब्जियां सीमित ही हैं। तो इसमें क्या है कि मछली को बहुत ज्यादा महत्व दिया है सरकार ने। तो मत्स्य संपदा योजना वो लेकर आए थे, जिसके तहत आपका 6,000 करोड़ का क्या बजट सैंक्शन किया गया है इसमें, कि जो मछली पालन है उसको बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा देना। तो सरकार का ये भी एग्रीकल्चर में लक्ष्य है। आगे अगर हम बात कर लें तो कुछ पॉइंटों की, तो ये है आपका पशुपालन के लिए, पशुपालन, मत्स्यिकी और आपका डेयरी जो उद्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए भी। तो इसमें जो 20 लाख करोड़ है तो एग्रीटेक के तहत ही इसमें आ जाएगा। तो जो एग्रीटेक है, एग्री क्रेडिट जो है आपका, एग्री क्रेडिट टारगेट में आपका क्या आ जाएगा, पशुपालन भी है कि पशुओं का पालन, बढ़िया नस्ल के पशु जो है वो पाले जाएं, बढ़िया नस्ल के पशुओं को मतलब उनका मैटिंग वगैरह कराया जाए। आगे है मत्स्य की, तो वही मछली पालन भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जाए। डेयरी उद्योग, तो डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिले, क्योंकि दुनिया की मांग जो है ना
दूध जितने भी जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है। तो अब क्या है ना, दूध के रेट भी बढ़ गए हैं। अभी हाल में अमूल ने भी 3 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो दूध का रेट पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पर दूध की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है और हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या लेकर आई है, एग्री क्रेडिट टारगेट लेकर आई है, जिसके तहत क्या होगा, 20 लाख करोड़ सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें आपको पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, डेयरी उद्यम हो गया, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर आ जाता है तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये किसके लिए लेके आए हैं? ये जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है आपके, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं उनके लिए और बढ़ावा देने के लिए, ट्रेडिशनल जो आर्ट है और आर्टिशियंस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या लेकर आई है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो कारीगर होते हैं, जो हुनरमंद होते हैं, जो मतलब हैंडलूम्स वगैरह, जो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, हाथों से कारीगरी करते हैं, जो बढ़िया कारीगर होते हैं, तो उनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजना लेकर आई? तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी किससे है? यहाँ पर कारीगर जो आर्टिशियंस है, जो आर्टिशियन है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित है और जो क्या है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं? ये लेकर आए हैं जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ध्यान रखेंगे कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काम क्या क्या योजनाएं यहाँ पर लाई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अब हम हटा देते हैं। अब अगला हम देखने वाले हैं किससे, अब देखो कृषि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर उनको देख लेते हैं। तो कृषि में सरकार ने ये सारी चीजों को लेकर आए हैं कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को लेकर क्या काम कर रही है। स्वास्थ्य, ठीक है, अब सरकार ने स्वास्थ्य में क्या काम किया है? तो इन्होंने बोला कि 157 नर्सिंग जो आपके हैं, नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। तो सरकार ने बोला है कि कितने नर्सिंग कॉलेज बनेंगे? तो सरकार ने बोला है कि 157 नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, 157, ये डेटा थोड़ा सा याद रखना है। अगला इन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में क्या काम लेकर आए हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है, तो सरकार ने एक टारगेट रखा है कि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। अब खत्म करने का टारगेट कब का रखा है? तो ये है आपका 2047। तो सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि सिकल सेल एनीमिया को हम कब तक खत्म करेंगे? 2047 तक। ये ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम हुआ है। अगला इन्होंने बोला है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, अब बजट जैसे 100 रुपए आया, तो 100 रुपए में हेल्थ में कितना खर्च करने वाले हैं, इसका ब्यौरा भी सरकार ने दिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि इन्होंने बोला कि हेल्थ एक्सपेंडिचर में हम कितना खर्च करने वाले हैं, तो 2% ऑफ जीडीपी। मतलब अगर 100 रुपए हमारी जीडीपी है तो 100 रुपए में से हम 2 रुपए खर्च करने वाले हैं। अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए कि पहले कितना खर्च होता था, तो 2019 का अगर हम आंकड़ा उठा के देखते हैं तो ये आपका होता था लगभग 1.4 के आसपास था। ठीक है, 1.4 के आसपास। ठीक है, तो पहले जो हेल्थ में खर्च होता था वो आपका 1.5 रुपए के आसपास खर्च होता था। इसको बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया? इस बार 2 रुपए कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, ये टारगेट हमें ध्यान रखने कि सिकल सेल एनीमिया कब खत्म होगा, कितने नर्सिंग कॉलेज खुलने वाले हैं और हेल्थ एक्सपेंडिचर में कितना जीडीपी का खर्चा हो रहा है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगला जो क्षेत्र आ जाता है, यह आ जाता है आपका एजुकेशन। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या खर्च होने वाला है? तो जो मेन लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों से एनालाइज करने के बाद ही मैं ये सारा डेटा लेके आया हूँ, तो ध्यान रखना कि अगला अगर हम देखते हैं तो आगे हम बात कर रहे हैं किसकी? एजुकेशन की, कि शिक्षा के क्षेत्र में। अब शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहने वाली चीज है वो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम। ठीक है, अब सरकार इसमें क्या कर रही है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, जो कोरोना काल में 2020-21 कोरोना काल में लॉकडाउन लगा रहा, जो बच्चे प्रॉपर पढ़ नहीं पाए, तो उनकी जो लर्निंग जो स्किल्स है उनको मेक ओवर करने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं। कौन सी? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम। इसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लाइब्रेरी खुली जाएंगी सरकार की तरफ से, जिससे बच्चों को लर्निंग प्रमोट किया जा सके। देखो ऐसा ना कि बच्चे देख कर तो सीखते हैं, लेकिन दिमाग अगर चलाना है, मतलब अगर आपको एनालाइजिंग पावर अपनी बढ़ानी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रीड करना पड़ेगा। अगर हम रीड नहीं करेंगे तो हमारी जो एनालाइजिंग पावर है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में चलती है और उसको हमारा दिमाग जो है ना वो इमेजिनेशन क्रिएट कर देता है उसकी, तो हमें पता चल जाता है। अब हम कुछ भी पढ़ते हैं, मान लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंच गए, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आने लगती है कि वहाँ पर माहौल कैसा रहा होगा। तो लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि सरकार ने बोला है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम यहाँ पर लेकर आई। किस लिए ये? तो लर्निंग जो प्रोसेस उसको मेक ओवर करने के लिए। अगला इन्होंने पॉइंट लेके आए पीएम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन।
देखो जो वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं, मतलब यहाँ पर आदिवासी जनजातियों से बात कर रहे हैं, वो ट्राइबल जो हैं उनको क्या करना है, उनको प्रिमिटिव वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मिशन है, उनको क्या करना है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सड़कों के किनारे सो रहे हैं, वहीं पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों तक नीचे ग्राउंड लेवल तक की इस तरह की सुविधाएं पहुंचाना सरकार का काम है। तो सरकार ने इसी तरफ कदम उठाया है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवीटी के बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पीएम पीवीटी। तो आने वाले कई एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट इज पीएम पीवीटी। तो यहां पर समझ जाना कि प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन सरकार ने चलाया है। किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए है कि उनको मुख्य धारा में लाना। सड़कों के किनारे सोते हैं, जंगलों में सोते हैं, तो ऐसे लोगों को आवास मुहैया कराना, शौचालय मुहैया कराना, बढ़िया लाइट कनेक्शन मुहैया कराना, एलईडी बल्ब बांटना और उज्ज्वला योजना की तरह सिलेंडर देना। तो इससे क्या होगा, और शिक्षा मुहैया कराना, सरकार की जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत। तो बहुत सारी चीजों को सरकार कोशिश कर रही है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की, और जो ट्राइबल लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो पीएम प्रिमिटिव तो समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया, 3 स्टार मार्क कर दिए हैं, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, तैयार रहना है इसके लिए। आगे अगर हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो सरकार ने क्या किया यहाँ पर, तो देखो इनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है और 3 से लेकर 3 साल तक इनका क्या करना है, 15,000 रुपए। अब सरकार ने क्या किया है कि बेसिक फैसिलिटी दो, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी इनको प्रोवाइड कराना है, और क्या करना है कि आपका 3 साल तक इनको 15,000 रुपए प्रोवाइड कराना। तो इससे क्या होगा कि इनको मुख्य धारा में जोड़ना, किसी भी चीज को सुधारना। देखो हम कब तक फ्री देते रहेंगे, सरकार का भी काम है कि किसी को फ्री नहीं देना है, आप सक्षम बना दीजिए। लोगों को क्या है, लोगों को फ्री नहीं बांटना चाहिए, आप लोगों को सक्षम बनाइए। किसी को मान लीजिए लोग बोलते हैं खाते में इतना पैसा पहुंचा दे, उतना पैसा पहुंचा दे, पैसे की जरूरत नहीं है, आप किसी को पैसा ना पहुंचाएं, बस सबको नौकरी प्रोवाइड करा दें। अब नौकरी कैसे प्रोवाइड होगी, तो अगर उसके पास स्किल्स है बढ़िया, तो वो नौकरी आराम से ले लेगा। अब बहुत सारे लोग रोते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी आपको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप बड़े तरीके से अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है। अगर आप फ्री नहीं लेना है, हमें क्या करना है कि स्किल डेवलपमेंट करना है, जिससे हमें आगे चल के काम मिल सके। तो सरकार का यही काम है कि बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ और उनको कुछ समय के लिए पैसा दो, जिससे कि वो अपना जीवन मुख्य धारा में जोड़ सके, पढ़ाई कर सके, पढ़ाई और सारी सुविधाएं उनको मिल सके। तो पढ़ाई अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो जिससे क्या हो कि वो आगे तरक्की कर सके। आगे अगर हम बात करते हैं और क्या कदम उठाया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो एकलव्य मॉडल स्कूल बनेंगे। अब एकलव्य मॉडल स्कूल बनेंगे जब, अब ये भी किससे है, ये भी आपके जो मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनसे। तो एकलव्य मॉडल स्कूल बनेंगे, जिसके तहत यहाँ पर सरकार ने बोला है कि लगभग 38,800 टीचरों की भर्ती होगी। तो बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ पर टीचरों को रोजगार मिलने वाला है। तो टीचरों को रोजगार मिलने वाला है, जो इसमें इच्छुक है वो यहाँ पर जा सकते हैं। तो 38,800 टीचर यहाँ पर नियुक्त होंगे, किसमें, एकलव्य मॉडल स्कूल में। तो इस चीज को ध्यान रखना। आगे सरकार ने जानकारी दी है कि हम 100 रुपए में से एजुकेशन में कितना रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर ये आपका है 2.9% ऑफ जीडीपी। मतलब कि अगर 100 रुपए जीडीपी है, तो 100 रुपए में से हम शिक्षा के क्षेत्र में 2.9 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसमें भी 3 मार्क लगा लेना, आने वाले बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। हेल्थ वाला भी मार्क लगा लेना, वो भी पूछा जाएगा कि 2.9 रुपए हम खर्च कर रहे हैं टोटल 100 रुपए में से, किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर। अगर हम पिछले बजट में देखें तो ये आपका 2019 का जो बजट था उसमें 2.8% था। तो इस चीज को ध्यान रखो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी होना चाहिए। तो 2.8 से कितना कर दिया गया है, 2.9 कर दिया गया है। बस हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन चलो एक उम्मीद तो है कि कुछ तो बढ़ा है, लेकिन और ज्यादा बढ़े तो ज्यादा अच्छा है कि एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी सारी चीजों को कम करो, एजुकेशन को बढ़ाओ, ठीक है। देश में जब शिक्षित लोग होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आगे बात करते हैं हम लोग, जल्दी से इसको देख लो, ठीक है। एजुकेशन को लेकर आगे तो हमने कृषि को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और एजुकेशन को लेकर महत्वपूर्ण बातें कर ली हैं। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं सरकार की तरफ से। तो पहला अगर पॉइंट अगर देखा जाए तो पहला पॉइंट क्या रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड। पहला जो चर्चा का विषय रहा है वो रहा है लैब ग्रोन डायमंड। अब सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि हम क्या करेंगे, हम R&D करने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिसमें क्या है कि लैब ग्रोन डायमंड बनाए जाएंगे। अब लैब ग्रोन, देखो हीरा सब तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हीरो का मार्केट अगर हमें बढ़िया बनाना है, क्योंकि हम मार्केट बढ़िया बना सकते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसको डायमंड मिले। और भाई साहब नए तो कपल्स वगैरह जो चाहते हैं कि हम हीरे की रिंग पहनाएं, तो सरकार इसके ऊपर जोर दे रही है, क्यों ना लैब ग्रोन, कि लैब में ही ग्रो किया जाए इनको डायमंड्स को। तो इसके ऊपर R&D करने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है कि यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, लैब ग्रोन डायमंड बनने वाले हैं, जो असली डायमंड नहीं होंगे लेकिन असली डायमंड जैसे ही होंगे, ठीक है। तो लैब ग्रोन डायमंड हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री केवी कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का संचालन कर दिया गया है, जिसमें कि क्या है 30 स्किल सेंटर बनेंगे, स्किल इंडिया इंटरनेशनल
नेशनल सेंटर। तो सरकार ने बोला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हो गया 4.8, जिसमें कि 30 स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे, इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा उन मापदंडों पर जो विदेशी देशों में क्या होता है, जो विदेशों में मान्य होते हैं। तो इसी तरीके से 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे, जहां पर लोगों को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। जिससे क्या होगा कि वो यहाँ पर कारीगरी सीख के कहाँ जाए भैया, दुबई। तो दुबई जाएंगे, यूएई जाएंगे, बहुत सारे मिडिल ईस्ट जाएंगे और वेस्टर्न कंट्री जाएंगे, जिससे कि क्या हो, बाकायदा मोटी रकम कमाओ। हिंदुस्तान का आदमी तो एक बात प्रसिद्ध तो वैसे भी है, रहेगा कहीं पर भी लेकिन खर्चा अपने मोहल्ले में ही करेगा, क्योंकि दिखाना भी तो होता है। तो यही चीज है कि रहे हम कहीं भी लेकिन खर्च हम कहाँ करने वाले हैं, तो हम खर्च करेंगे आके अपने मोहल्ले में, क्योंकि लोगों को दिखना भी तो चाहिए कि हमने कमाई क्या की है। तो यही काम सरकार सोच रही है कि क्यों ना ऐसे सेंटर बना दो जहां पर युवाओं को लाओ, प्रशिक्षित करो और इन्हें बाहर भेज दो। बाहर जब जाएंगे तो बढ़िया मोटी रकम कमाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्किल्ड होकर जाएंगे और वहां से जब पैसा भेजेंगे तो बाकायदा रेमिटेंस हमें मिलेगा। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि जो इनकम है लोगों की वो भी बढ़ेगी, बढ़िया से अय्यासी करेंगे, बढ़िया से आएंगे यहाँ पर खर्चा करेंगे, जब यहाँ खर्चा करेंगे देश की इकोनॉमी भी चल पड़ेगी। तो ये सरकार ने लक्ष्य रखा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं हम, वो क्या है हमारा कि 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को तय किया गया। ठीक है, तो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनको बढ़ावा देना। तो सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा। देखो टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। अगर टूरिज्म का योगदान देखा जाए तो 100 रुपए में से 10 रुपए योगदान रहता है, कम से कम अप्रॉक्स में अगर मैं मान लेता हूं तो 100 रुपए में से 10 रुपए जो हमारे आते हैं जीडीपी में, वो टूरिज्म से ही आता है। अब टूरिज्म का मतलब पर्यटन है कि जो भी बाहर से लोग आते हैं तो उनका अतिथि देवो भव सम्मान करिए। तो जब भी आपको ऐसे लोग मिल जाए, बहुत सारे लोग उनके साथ फोड़ता कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो समझिए आपका पेट पाल रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दे रहे हैं। हर एक रेहड़ी वाले का, हर एक चाय वाले का, हर एक होटल वाले का, हर एक दुकान वाले का, हर एक रेस्टोरेंट वाले का यहाँ से क्या होता है, इनकम होती है। तो हमारे देश में जो इकोनॉमी फ्लो होती है, जो इकोनॉमी बाकायदा चलती है, वो पर्यटन से भी बहुत बड़ी मात्रा में चलती है। 100 में से 10 रुपए हम कमाते हैं किससे, पर्यटन से। तो ध्यान रखें कभी भी विदेशी आए और अगर ऐसा कोई इंसान करता हुआ पाए तो उसका भी आप विरोध करें कि कभी भी विदेशियों के साथ छेड़छाड़ वगैरह बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। और सब लोग तो नहीं है लेकिन कुछ वजह से क्या होता है कि देश का नाम भी खराब होता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे हमारी डेवलपमेंट बहुत है। देखो अभी हाल में श्रीलंका में टूरिज्म बंद हो गया, भाई साहब लोग संकट में घुस गए, इतनी ज्यादा मारामारी हो गई वहां पर। तो समझ गए। तो सरकार का लक्ष्य है कि 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्या किया जाएगा, एडवांस बनाया जाएगा, बाकायदा बहुत बढ़िया फैसिलिटीज, मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने की बात की जा रही है कि जिससे क्या होगा, टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए। आगे हम बात करते हैं, अगला क्या है कि 50 नए, सरकार बोली 50 नए हेलीपैड बनाएंगे, हेलीपैड, एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह। तो सरकार ने बोला कि अब हम क्या करने जा रहे हैं कि 50 नए हेलीपैड, हेलीपोर्ट ये सब बनाने जा रहे हैं। जी देखो देश में हवाई सेवा अब क्या है कि धीमे धीमे बहुत सारी सेवाओं का विकास हो रहा है, जो काफी समय पहले से हो जाना चाहिए था, उसका धीमे धीमे हो रहा है। तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम 50 नए हेलीपैड बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। तो 50 में ही सारी चीजें इंक्लूड आ जाती हैं, तो इस डाटा को भी ध्यान रखना है। आगे इन्होंने बात करी है, जो अगला पॉइंट आ जाता है इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, नीचे अगर ना दिखाई पड़े तो हम ऊपर चलते हैं इसको। ठीक है, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि यहां पर सरकार बात कर रही है कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, मैंडेट के बारे में। अब सरकार ने यहां पर कंप्रेस्ड गैस, बायोगैस के बारे में बात करी है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस का मतलब क्या है, देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि जो एथेनॉल का मिक्सअप कर रहे हैं किसमें, पेट्रोल में। तो सरकार का लक्ष्य है कि हम 20% एथेनॉल मिला देंगे, जिससे कि हमारी जो निर्भरता है बायोफ्यूल्स के ऊपर, जो ऑयल के ऊपर है, वो कम हो जाए। हम डीजल, पेट्रोल वगैरह सब तो मंगाते हैं ना, क्रूड ऑयल वगैरह मंगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है, दूसरे देश वाले कमा लेते हैं और बाकायदा अपनी वो बढ़ा रहे हैं इकोनॉमी, दुबई बना जा रहा है, रशिया भी बढ़िया तरीके से कमा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आम नागरिक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मार पड़ जाती है तेल वेल की। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मात्रा अब कितने %, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने कई बार शायद बताया होगा कि पेट्रोल के अंदर कितना % एथेनॉल मिलाने की बात कर रही है सरकार। अब वो तो ठीक है कि एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे क्या होगी, पेट्रोल की खपत कम हो। पेट्रोल की जब खपत कम होगी तो क्या होगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आम नागरिक जो है ना उसकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरा सरकार एक लक्ष्य लेकर आई कंप्रेस्ड जो बायोगैस है, तो बायोगैस का मिलाप करना, मिलाना किसमें मिलाना, नेचुरल गैस में। अच्छा नेचुरल गैस भी हम बहुत बड़ी मात्रा में मंगाते हैं नेचुरल गैस में। अब नेचुरल गैस कहाँ से आती है, कतर वगैरह से आती है, ठीक है। तो नेचुरल गैस का भी बहुत बड़ा, जैसे नेचुरल गैस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज होती है, तो उसमें हम बायोगैस मिलाएंगे। अब नेचुरल गैस में बायोगैस मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, बायोगैस। अभी कितने % का लक्ष्य रखा है, अभी हाल फिलहाल में ये बोल रहे हैं कि हम नेचुरल गैस में 5% बायोगैस मिलाने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, एथेनॉल का लक्ष्य इन्होंने रखा है 20%, लेकिन 10% अभी हाल में मिल रहा है।
आगे इन्होंने जो इस बार बजट में निकाला है कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस में नेचुरल गैस कितना मिलाने वाले हैं, तो 5% मिलाने वाले हैं। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सारे एग्जामों में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ो। आगे हम बात करते हैं, सरकार ने बात की है यूनिटी मॉल की। अब सरकार बात कर रही है कि हम यूनिटी मॉल्स भी बनाएंगे, यूनिटी मॉल स्टार्टअप फॉर ओडीओपी। ठीक है, ओडीओपी, जीआई या हैंडीक्राफ्ट। सरकार ने यहां पर बात करी है। अब वो बोल रहे हैं कि यूनिटी मॉल बनाना है। अब यूनिटी मॉल सेटअप करना है। यूनिटी मॉल का मतलब देखो, अब क्या है, सरकार प्रमोट कर रही है किसको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेचे कहां जाएंगे। अब या तो क्या करेंगे कि जहां जहां मेले लगते हैं वहां पर जाए हैंडीक्राफ्ट वाले, या ऐसा किया जाए कि उनके लिए एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए कि पूरे देश के जितने भी हैंडीक्राफ्ट हैं, जीआई टैग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या आपका जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो प्रमोट करने वाली चीजें हैं, उन सारी चीजों के लिए एक अलग से मॉल बना दिया जाए। तो जिससे क्या होगी, लोग वहां पर जाएं और हर राज्य की, हर शहर की, हर जिले की वस्तुओं को देखकर उसको देखें, उसको पसंद करें और खरीदें। जिससे क्या हो कि जो आपके छोटे से छोटे तबके के कारीगर हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये सरकार का पूरा लक्ष्य है, जिसमें सरकार ने बोला है कि हम यूनिटी मॉल बनाने वाले हैं। जिससे क्या होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोशन मिलेगा, जीआई टैग से संबंधित जितनी चीजें उनको प्रमोशन मिलेगा, और हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से हस्त कारीगरी करके जो चीजें बनाई जाती हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। तो इस सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी आपका बायोगैस का तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो धीमे से समझ लो सारी चीजों को, एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार ने बोला है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, बार बार आ रहा है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब इसको समझ लेना थोड़ा सा कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो सरकार ने क्या किया है, लक्ष्य तय किया है कि अब हमें क्या करना है कि फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन इकोनॉमी बनना है। जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। सरकार ने टारगेट रखा है कि हमारा नेट जो एमिशन है, हमें जीरो एमिशन करना है। वो कब तक करना है, नेट जीरो एमिशन कब तक करना है, तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हमें 2070 तक क्या करना है, नेट जीरो एमिशन करना है। कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, हमारी तरफ से कोई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। अब ऐसा करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके तहत आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, चाइना वगैरह हो गए, जर्मनी वगैरह हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलने लगी हैं, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सरकार इसको लेकर सजग है बहुत ज्यादा कि अब देश में भी इस साल के अंत तक सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि हम हाइड्रोजन ट्रेन चला देंगे। अब देखते हैं चलती है या नहीं, वो तो आगे देखेंगे, लेकिन लक्ष्य तय कर दिया है कि इस साल के अंत तक हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि सन 2030 तक भारत 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर उत्पादन करेगा। किसका, हाइड्रोजन का। किसका, इन्होंने बोला है कि भारत 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर तक क्या होगा, हम उत्पादन करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का। तो सरकार ने ये लक्ष्य तय किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लक्ष्य को ध्यान रखना कि 2030 तक कितना ये तय करने वाले हैं, 5 मिलियन पर मैट्रिक टन। आगे बात करते हैं, इसके लिए बजट कितना एलोकेट किया गया है, तो 19,700 करोड़ एलोकेट किया गया है। अब सरकार ने ये भी बोला है कि इससे 6 लाख नई नौकरियां जो है ना, नई नौकरियां प्रोवाइड होंगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। जितने भी लक्ष्य तय किए गए हैं, या इसकी बात कर लेते हैं अगर नेट जीरो एमिशन की, सरकार ने बोला है कि नेट जीरो मतलब किस साल तक हम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, हम उत्सर्जन ही नहीं करेंगे किसी भी प्रदूषित गैस का। तो वो 2070 है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कब तक, 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर उत्पादन हो जाए किसका, हाइड्रोजन का। जिससे कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन्स वगैरह, हाइड्रोजन से ही बहुत सारी चीजों को चला सकें। बाकी आपकी फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो प्रमोशन किया ही जा रहा है। बाकी बायोगैस जो है उससे नेचुरल गैस में मिला के 5% कम किया जा रहा है। ब्लेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है पेट्रोल के साथ 20% मिलाने का सरकार का लक्ष्य है। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे लक्ष्य तय किए हैं, और यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें इतना पढ़ना होता है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लें। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि रेलवे के लिए। अब सरकार ने रेलवे के लिए क्या किया है, तो रेलवे के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सरकार ने रेलवे के लिए क्या तय किया है, तो इसके लिए 2.41 लाख करोड़ का बजट है। सब बता चुका हूं मैं पहले कि 2.41 लाख करोड़ का बजट है, और इसमें 9 वर्ष में कितना गुना हो गया, ये 9 गुना हो गया है। तो रेलवे का जो बजट है वो 2.41 लाख करोड़ है, 9 वर्ष में 9 गुना कर दिया गया है। यहाँ पर 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी, 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। और आपका 15 अगस्त तक इन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 75
75 वंदे भारत ट्रेनें चल जाएंगी, वंदे भारत ट्रेन चलाने का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं ये कि 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे और 15 अगस्त तक ये 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य इन्होंने तय किया है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आ जाता है कि अब यहां पर सरकार बोली कि हम 35 हाइड्रोजन बेस्ड हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। तो 2.41 लाख करोड़ इनका बजट है, 9 वर्ष में 9 गुना हो गया है। 200 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त तक ये 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे और 35 हाइड्रोजन ट्रेनें भी चलाने की बात इन्होंने करी है। तो इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अमृत योजना के तहत इन्होंने क्या किया है, अमृत योजना के तहत इन्होंने बोला है कि हम लगभग 1275 जो स्टेशन हैं उनको बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से रीइनोवेट करेंगे और इन्होंने बोला है कि 85% जो ट्रैक है, इन्होंने रिपोर्ट दिया है, ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, मतलब विद्युत से संचालित हो गया है। तो ये रहा रेलवे का सार पूरा कि 2.41 लाख करोड़ का बजट है, 9 वर्ष में 9 गुना हो गया है। 200 वंदे भारत नई ट्रेनें चलने वाली हैं, 15 अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेनें चला लेंगे, 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात करी है। अमृत योजना के तहत ये क्या कर रहे हैं कि 1275 स्टेशन जो है, जो चुने गए हैं, उनको बाकायदा बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना है। बाकी 85% जो रेलवे का ट्रैक है, ट्रैक मतलब जहां पर ट्रेन चलती है, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो ये सारे पॉइंट रेलवे संबंधित है, इनको ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो पानी पी लिया गया, मुंह सूख गया था। आगे हम बात करते हैं, अगला कुछ पॉइंट है कि सड़क निर्माण। अब सड़क निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने बताया है कि सड़क निर्माण जो हुआ है 2021-22 में वो कितना रहा है। तो ये सड़क निर्माण रहा है आपका लगभग 28.6 किलोमीटर पर डे। तो सरकार ने बताया है कि लगभग 28.6 किलोमीटर पर डे सड़क निर्माण रहा है। बहुत बढ़िया है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो सेक्टर आ जाता है वो डिफेंस सेक्टर। तो रक्षा सेक्टर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 13% की क्या हुआ है, बढ़ोतरी है, मतलब 13% जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर में सरकार ने 13% बजट इंक्रीज किया करना लाजमी है, क्योंकि दोनों तरफ हमारे दुश्मन बैठा हुआ है और दुनिया में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में जहां भी युद्ध चल रहा है वहां पर मारामारी, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अगर आपको जीना है, जीवित रहना है तो ताकतवर बनिए। अब ताकत कैसे भी इकट्ठी करिए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, सारे नैतिकता सारी चीजें देखिए तेल लेने, ठीक है। अब दुनिया में जितनी विश्व शक्तियां हैं वो अपने फायदे के लिए लड़ती हैं, बाकी आपको नैतिकता सिखाएंगी। तो दुनिया में आपको क्या होना है, मजबूत बनना है। भारत राष्ट्र जो है ना मजबूती के साथ प्लस नैतिकता के साथ बढ़ता है। हम क्या करते हैं कि हम देखो दुनिया में सबसे ज्यादा पीस कीपिंग जो मिशन है उसमें भारतीयों का योगदान रहता है। तो हम सभी जो नारा है ना भारत की तरफ से कि सभी को साथ लेकर चलना है, तो उसके साथ ही हम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रक्षा के मामले में कोई सौदा नहीं होता है, क्योंकि हमें अपनी रक्षा खुद ही करना है, क्योंकि दोनों तरफ दुश्मन बैठा हुआ है। तो 13% की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 5.94 लाख करोड़, कितना है, 5.94 लाख, ये डेटा याद रखना है, 5.94 लाख करोड़ का बजट आया है। सरकार सोच रही है कि 4वीं पीढ़ी जो पीढ़ी है उसका हम क्या करें, फाइटर प्लेन खरीद लें। सरकार ने लक्ष्य किया है कि हम क्यों ना 4.5वीं पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी का तो नहीं कोई दे रहा है, समय दे भी रहे हैं तो बहुत महंगी है। सरकार अपने ऊपर अपना प्रोग्राम भी चला रखी है, FGA प्रोग्राम जो चल रहा है, जो 5th क्लास जो आपका 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन के ऊपर, तो वो एमका वगैरह का, तो उसमें क्या है कि थोड़ा डिले हो गया है। तो डिले होने के बाद वो हमें 2030-32 के आसपास ही मिलने वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाले। तो सरकार सोच रही है क्यों ना एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन है उनकी कमी है, उसकी वजह से 4.5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान उनको खरीदा जाए। तो रक्षा बजट आपका रहा है 5.94 लाख करोड़ का, 13% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों में क्या जाता है, अगला पॉइंट आ जाएगा आपका कि देखो सीबीआई के लिए कितना आवंटन किया गया है। सीबीआई के लिए सरकार ने कि सीबीआई में आपका बढ़िया तरीके से काम हो सके, R&D हो सके, तो उसमें 946 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला पॉइंट आता है
सरकार ने बोला कि जो पुराने वाहन होते हैं 15 साल से जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैपिंग करने के बाद जो पेमेंट का लेन देन का जो मुद्दा रहता है तो उसको भी सुलझा लिया गया है कि आपको डायरेक्ट ट्रांसफर मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि पहले स्क्रैपिंग होती थी तो उसमें पेमेंट की समस्या हो जाती थी। तो इस तरीके से जो 15 साल पुराने वाहन है तो उसके लेन देन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर स्टार्टअप की बात करें, हाँ ये अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टार्टअप की बात करें। सरकार ने एक ब्यौरा दिया है कि स्टार्टअप की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो आपकी 84,000 कितनी हो गई, तो स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है, तो ये आपकी हो गई 84,012। ठीक है, तो 84,012 संख्या हो गई है स्टार्टअप की। अगर यहीं पर देखें, सरकार ने ब्यौरा दिया कि 2016 में ये संख्या मात्र 452 थी, तो 452 से बढ़कर स्टार्टअप 84,000 हो गए। तो ये भी आंकड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि बजट में कितने स्टार्टअप की बात की गई है। तो 84,012 जो है ना स्टार्टअप बना दिए गए हैं। 2016 में मात्र 452 थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि ऑनलाइन गेमिंग। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो सरकार बोल रही है कि TDS कटेगा, वो कितना रहेगा, 30% का रहेगा। तो अब ध्यान रखना कि ऑनलाइन गेमिंग से जो पैसा कमाते हैं, जो लोग खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग, तो उससे जो पैसा कमाते हैं उस पर अब सरकार ने 30% TDS काटना शुरू कर दिया है। मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 30% आपको सरकार को TDS देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख का 30% कितना होगा, 30,000। तो इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे ऑनलाइन गेमिंग पर कितना TDS काटा गया है, तो 30% काटा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं कि सरकार ने एक ब्यौरा और दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट तो 2022 में, तो ऑनलाइन पेमेंट 2022 में कितना हुआ है, ये हुआ है 126 लाख करोड़। तो ये भी ब्यौरा काफी इंपॉर्टेंट है कि 2022 में, मात्र 2022 में ऑनलाइन पेमेंट कितना हुआ, तो 126 लाख करोड़ का पेमेंट हुआ है। बाकी सरकार ने बोला है कि PM श्री स्कूल बनाए जाएंगे, स्कूल बनेंगे। ठीक है, अब PM श्री स्कूल बनेंगे। ठीक, कितने बनेंगे, लगभग 4। इसके लिए जो आवंटित रुपए है वो 4,000 करोड़ है। तो 4,000 करोड़ की सहायता से क्या बनाया जाएगा, PM श्री स्कूल बनेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ब्यौरा है। आगे हम बात करते हैं सरकार का जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, वो है ऊर्जा लक्ष्य, कि सरकार ने अपने ऊर्जा लक्ष्य क्या क्या तय किए, इनको नोट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकायदा पूरा आपके लिए छांट के लाए, काफी समय लगा इसको बनाने में, काफी समय लगा इसको देखने में, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटा नहीं चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर सरकार की बात कर लेते हैं कि सरकार ने ऊर्जा लक्ष्य कितना तय किया है, तो सरकार बोल रही है कि हम आगे सरकार ने बोला कि हम इतना लक्ष्य तय कर रहे हैं जिससे कि हम हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल से उससे हट जाए। तो मैं एक थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ कि किस तरीके से सरकार किस पर काम कर रही है। तो अभी अगर हमारी ऊर्जा देखा जाए तो सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं वो कितना है, तो देखो बात कर रहे हैं जल से। तो जल से जो बिजली बनती है वो कितनी बनती है, लगभग आपकी शायद 9.31%। तो सब लगभग 9.31% जो बिजली बनती है वो किससे बनती है, जल से बनती है। आगे अगर हम बात करते हैं कोयले से, तो कोयले से कितनी बनती है, तो 32.6। अभी भी हम 32.6% कोयले बिजली बना रहे हैं। आगे बात करते हैं कि गैस से इस समय बिजली कितनी बन रही है, तो ये आपकी है 3.07%। अगर यहाँ पर हम परमाणु एनर्जी से बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से बात करते हैं, तो ये बनती है आपकी 2.32%। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सौर एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की, तो ये बन रही है आपकी 34.28%। अगर हम बात करते हैं पवन एनर्जी, विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो ये बन रही है आपकी 17.13%। अगर हम बायोमास एनर्जी की बात करते हैं, बायोमास एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो इससे बन रही है मात्र 1.22%। तो ये हमारी जो बिजली उत्पादन का जो ब्यौरा है वो है कि भारत में बिजली का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो कौन कौन सी प्रकार से हो रहा है, तो ये हमने पूरा देख लिया है। तो इसको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में बिजली का उत्पादन कितना % बिजली का उत्पादन गैस से हो रहा है, कोयले से हो रहा है, सौर से हो रहा है, परमाणु ऊर्जा से हो रहा है, पवन ऊर्जा से। तो ये हमारा पूरा सेशन था बजट का, कि किस प्रकार से सरकार ने पूरे लक्ष्य तय किए हैं, किस प्रकार से सरकार ने लक्ष्य रखे हैं आगामी वर्ष के लिए, जो वर्ष आने वाला है 2023-24 में। तो पूरा प्रयास रहा है कि बाकायदा इसको समझा दिया जाए, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से बता दिए जाए। तो ध्यान रहे कि बार बार इनको रिवीजन करना है, पढ़ लेना है। पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा बहुत समय लगा इसको एनालाइज करने में। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, और इसको बार बार देखते रहना, बार बार पढ़ते रहना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।